हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। आज हमारा न्यू चैप्टर जो है वो है पृष्ठ रसायन, जिसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। देखो, पृष्ठ रसायन की यहाँ पे मैंने आपको परिभाषा बताई है कि पृष्ठ रसायन कहते किसे हैं। नाम से क्या लग रहा है आपको? पृष्ठ रसायन यानी किसी के पृष्ठ पर यानी सतह पर जो भी हम रसायन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम पृष्ठ रसायन कहते हैं। ठीक है, तो इसको एज ए लैंग्वेज देखते हैं। क्या है? किसी पदार्थ के सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन। ठीक है, किसी पदार्थ के सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन रसायन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे पृष्ठ रसायन कहते हैं। आई थिंक ये समझ आ गया होगा। इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे अधिशोषण, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, अधिशोषण किसे कहते हैं? अधिशोषण का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा? पृष्ठ रसायन की सतह पर। ठीक है, तो देखो, पृष्ठ रसायन यानी सतह पर। अब बात आती है कि अधिशोषण क्या चीज है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है अधिशोषण। एक शब्द आता है अवशोषण, एक शब्द आता है अधिशोषण। तो अवशोषण के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन अधिशोषण किसे कहते हैं इसके बारे में जान लो, फिर हम इन दोनों के बीच कंपेयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, अधिशोषण की अगर हम बात करें तो अधिशोषण क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई भी ठोस है। आपके पास क्या है? कोई भी ठोस है। जब इस ठोस धातु के ऊपर से गैस प्रवाहित की जाती है, क्या प्रवाहित की जाती है? गैस। तो गैस प्रवाहित करने के कारण इसके सतह पर क्या हो जाता है कि गैस के जो अणु होते हैं ना वो एकत्रित हो जाते हैं। किसके अणु? गैस के अणु इसकी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अधिशोषण। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? आपका अधिशोषण। दोबारा सुने कि अधिशोषण किसे कहते हैं। मान लो आपके पास कोई भी ठोस धातु है। ठीक है, ठोस धातु कोई भी धातु आप ले सकते हो। जब इस धातु की सतह पर गैस प्रवाहित की जाती है तो गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है कि जो गैस होता है वो इसके सरफेस पर यानी इसके पृष्ठ पर क्या हो जाते हैं? एकत्रित होने लग जाते हैं। इसके पृष्ठ पर क्या बनाते हैं? एक टाइप से लेयर बना लेते हैं। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अधिशोषण। ठीक है, अब बात आती है अवशोषण क्या चीज है। देखो, अवशोषण के बारे में अगर मैं आपको समझाऊं तो यूं समझो कि अवशोषण जो होता है ना वो एक स्थूल परिघटना है। देखो, स्थूल क्या है? देखो, ये तो क्या है? ये तो क्या है? इस धातु का सतह है। ये क्या है? इस धातु का सतह। ये क्या है? आउटर लेयर जो दिख रहा है ये क्या है? इसकी सतह को बताता है। ठीक है, लेकिन ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं? स्थूल भाग। इससे अपने क्या बोलते हैं? स्थूल भाग। दो बातें पता चली। एक तो क्या बताया मैंने आपको, ये तो आपका सतह बोलते हैं, ये सभी को पता है। लेकिन ये जो आंतरिक भाग होता है ना इसे हम स्थूल भाग बोलते हैं। अब बात आती है अवशोषण के बारे में। बात किसकी आती है? अवशोषण के बारे में। तो अवशोषण में और अधिशोषण में क्या अंतर है? अगर हम सिंपली समझे तो अवशोषण क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई भी रुई, आपने रुई ले ली। मान लो आपने रुई ली और अगर आप रुई में पानी डालते हो या फिर रुई को पानी के अंदर डालते हो, एज इट इज आप कुछ भी करो, आपकी इच्छा है, तो आप देखते हो कि रुई जो है ना वो बिल्कुल अंदर तक बिल्कुल गीली हो जाती है ना। तो वहां पर आपने क्या देखा कि आपने जो भी रुई या फिर जो भी आपने संरचना ली, जैसे ही आपने इसमें क्या मिला दिया? वाटर मिला दिया। वाटर मिलाने से आपने देखा कि ये आपका सिर्फ सरफेस से ही नहीं, मतलब सिर्फ पृष्ठ से नहीं बल्कि स्थूल से भी क्या हो जाता है? पूरी तरीके से भीग जाता है। ठीक है, तो अवशोषण के अंदर क्या होता है कि जो भी हम ठोस लेते हैं वो क्या होता है? बिल्कुल अंदर तक भीग जाए या फिर अंदर तक उसके अंदर तक क्रिया हो तो उसे हम बोलते हैं अवशोषण। और अधिशोषण केवल सतह तक होता है। ठीक है, तो अधिशोषण को हम बोलते हैं कि यह एक प्रकार की सतह परिघटना है और अवशोषण को हम बोलते हैं यह एक स्थूल परिघटना है। क्लियर बात है? अच्छा, एक चीज और आपके सुनने में आपने एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना आपने कि जैसे मान लो चौक है। ठीक है, जब चौक को आप इंक में डालते हो, जैसे आपने मान लो आपके पास क्या है? चौक है। अब इस चौक को जैसे आप इंक में डालते हो, फॉर एग्जांपल समझो कि आपके पास ब्लू इंक है और जैसे आपने इस चौक को इंक में डाला तो इंक में डालने के कारण क्या होगा? ये जो इसका सारा बाहरी इस तरीके से एक ब्लू कलर का क्या बन जाएगा? आवरण बन जाएगा। इस तरीके से क्या बन जाएगा? इसके ऊपर ब्लू कलर का आवरण बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इस चौक को तोड़ोगे, ठीक है,
तोड़ने के बाद आप क्या देखते हो, तोड़ने के बाद आप देखते हो कि ये जो चौक है ना, इसमें जो आपका ब्लू कलर है केवल इसके सरफेस तक है, इसके अंदर तक नहीं है। आप तोड़ोगे तो ये नीचे वाला हिस्सा आपको बिल्कुल खाली दिखाई देगा। समझ आ रही बात है? यानी जब हम चौक को इंक में डालते हैं, यानी चौक को इंक में से डुबोकर बाहर निकाला जाता है ना, तो देखा जाता है कि जो आपका चौक है वो आपको बिल्कुल ब्लू दिखाई देता है। ठीक है, जैसे आप उसको तोड़ोगे ना तो आप देखोगे कि वो पूरी तरीके से नहीं भीगा, बल्कि आप देखोगे केवल उसकी जो सतह है ना वो सिर्फ इंक से भीगी है, अंदर वाला हिस्सा जो है वो बिल्कुल वैसे का वैसा सूखा पड़ा है। यानी यह एक प्रकार की कौन सी परिघटना है, यह आपकी एक प्रकार की सतही परिघटना है, सतही परिघटना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अधिशोषण बोलते हैं। और अवशोषण की बात करें तो यही चौक ले लो। अगर इस चौक की अगर हम बात करें, अगर इस चौक को आपने पानी में डुबो दिया, किस में डुबो दिया, इस चौक को आपने पानी में डुबो दिया, तो पानी में डुबोने के बाद काफी देर आप देखते हो, जैसे आप चौक को निकालोगे तो आप उसको तोड़ के भी देखोगे ना, तो देखोगे पूरी तरीके से भीग चुका है, अंदर तक भीग चुका है। तो उस टाइम जो चौक है ना वो पानी से पूरी तरीके से भीग चुका है। इस कारण से उसे हम क्या बोलते हैं, स्थूल परिघटना। उसे हम क्या बोलते हैं उस वक्त, स्थूल परिघटना। तो इस कारण से जो स्थूल परिघटना होती है उसे हम बोलते हैं अवशोषण, और जो आपकी सतही परिघटना होती है उसे हमने बोलते हैं अधिशोषण। ठीक है, एक चीज आपको याद रखना है कि अगर हम अधिशोषण की बात करें तो जो हम पदार्थ ले रहे हैं ना वो आपका ठोस भी हो सकता है, आपका द्रव भी हो सकता है, परंतु ये गैस नहीं होगा। ठीक है, अगर ठोस होगा तो इसकी सतह पर जो आपके पदार्थ हैं अधिशोषित होंगे, जो वो आपके द्रव भी हो सकते हैं, वो आपके गैस भी हो सकते हैं। लेकिन जब द्रव होगा तो इसकी सतह पर आपकी गैस अधिशोषित होंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ तक बात मेरे हिसाब से क्लियर होगी। ठीक है, तो देखो एक शब्द आता है अधिशोषण, एक शब्द आता है अवशोषण। इन दोनों में जनरली क्या डिफरेंस है वो तो आपको पता चल गया होगा। देखो एक शब्द आता है विशोषण और एक शब्द आता है शोषण। ठीक है, एक शब्द मैंने आपको क्या बताया, विशोषण, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। एक शब्द आता है आपका विशोषण। तो विशोषण क्या होता है, अधिशोषण का मतलब तो क्या होता है कि जो आपका पदार्थ है, जो आप ठोस पदार्थ ले रहे हो, उसकी सतह पर जब कोई भी पदार्थ आ जाता है, उस पर जमा हो जाता है, उस पर एकत्रित हो जाता है, तो उसे अपने बोलते हैं अधिशोषण। लेकिन अधिशोषण के बाद जो आपकी सतह है उसमें से अगर आप इन पदार्थों को हटा देते हो, अधिशोषक पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया विशोषण कहलाती है। ठीक है, अधिशोषण में तो क्या हो रहा था, पदार्थ इसके ऊपर जमा हो रहे थे, लेकिन विशोषण में उस पदार्थ को हटा दिया जाता है, उसे अपने बोलते हैं विशोषण। क्लियर बात? तो एक और शब्द आता है, वो भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, वो आता है शोषण। एक शब्द और क्या आता है आपके पास, शोषण। देखो शोषण किसे कहते हैं, शोषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें अधिशोषण व अवशोषण दोनों प्रक्रिया साथ साथ चले। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि आपके पास क्या है, आपके पास धातु है। ठीक है, जैसे आपके पास अपने बोल सकते हैं कोई भी XYZ धातु मान लो। ठीक है, अगर कोई भी धातु है, उस धातु की सतह पर पहले तो पदार्थ का क्या हो, अधिशोषण हो, और कुछ समय पश्चात वो पदार्थ जो है उसके अंदर तक चली जाए और उसका अवशोषण हो जाए, तो वहां देखो अधिशोषण भी हो रहा है और अवशोषण भी हो रहा है। तो ऐसे घटना को अपने क्या बोलते हैं, शोषण बोलते हैं। तो ये दोनों वर्ड भी आपको ध्यान में रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना कि शोषण और विशोषण किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आई थिंक अब ये जो सारा है आपको समझ आ गया होगा। अब देखो अधिशोषण की प्रक्रिया किन किन में होती है, अधिशोषण की प्रक्रिया किन में होती है, तो आपको ध्यान में रखना अधिशोषक में। अधिशोषण की प्रक्रिया किस में होती है, तो आपको ध्यान में रखना है अधिशोषक में। ठीक है, अब देखो एक शब्द आएगा अधिशोषक और एक शब्द आएगा अधिशोष्य। मैं यहाँ पे इसको रेस कर देती हूँ, ये वाला एग्जाम्पल तो समझ आ गया होगा आपको। दो वर्ड जो मैंने आपको बताए, सबसे पहले एक तो बताया मैंने आपको विशोषण। तो विशोषण क्या होता है, अधिशोषण को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विशोषण कहलाती है। और शोषण क्या होता है,
अधिशोषण व अवशोषण दोनों क्रिया यदि एक साथ संपन्न होते हैं, एक साथ संपन्न होते हैं तो उसे अपने क्या बोलते हैं, शोषण बोलते हैं। ठीक है, अब एक शब्द आता है अधिशोषक और एक शब्द आता है अधिशोष्य। मैंने क्या बताया आपको, एक शब्द आता है अधिशोषक और एक शब्द आता है आपका अधिशोष्य। अधिशोषक और अधिशोष्य किसे कहते हैं? देखो, अधिशोषण तो क्या है, एक प्रक्रिया है, लेकिन अधिशोषण जिसकी सतह पर हो रही है, यानी जो ठोस आप ले रहे हो, उसे हम बोलते हैं अधिशोषक। अधिशोषक किसे कहते हैं? अधिशोषण की प्रक्रिया जिस तत्व पर, जिस धातु पर संपन्न होती है, उसे हम अधिशोषक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक यहाँ पर ये अधिशोषक है, ये क्या है आपका अधिशोषक। और अगर हम बात करें अब जिसके द्वारा अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके द्वारा, यानी यहाँ पर ये आपकी गैस है, गैस के द्वारा अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है ठोस धातु की सतह पर, तो इसे अपने बोलते हैं अधिशोष्य। इसे अपने क्या बोलते हैं, अधिशोष्य। क्लियर बात? देखो, दो बातें बताइए मैंने, अधिशोषक और अधिशोष्य। देखो, अधिशोषक किसे कहते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, अधिशोषक किसे कहेंगे, तो जिस धातु या द्रव की सतह पर अधिशोषण की प्रक्रिया हो, अधिशोषण की प्रक्रिया हो, उसे अपने क्या बोलते हैं, तो आपको उसे बोलना है अधिशोषक। ठीक है, तो जिस धातु, ये धातु भी हो सकता है, जनरली द्रव भी हो सकता है, जब इसके सतह पर, जिसके सतह पर अधिशोषण की प्रक्रिया हो रही है, तो वो आपका अधिशोषक कहलाता है। और यहाँ पर ये धातु क्या है आपका, एक प्रकार का अधिशोषक है। यहाँ पर ये धातु क्या आपका, एक प्रकार का अधिशोषक है। बात आती है अधिशोष्य किसे कहते हैं, जिसके द्वारा अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न हो रही हो। ठीक है, मैं लिख देती हूं, जिसके द्वारा अधिशोषण की प्रक्रिया, अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती हो, जिसके द्वारा अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न होती हो, उसे अपने क्या बोलते हैं, उसे अपने बोलते हैं अधिशोष्य। तो यहाँ पर अधिशोष्य क्या है, यहाँ पर अधिशोष्य ये गैस है, ये गैस क्या है आपका, अधिशोष्य है, क्योंकि इस गैस के द्वारा ही अधिशोषण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। क्लियर बात? अधिशोषण तो क्या है, एक परिघटना है। ठीक है, एक परिघटना है, और वो परिघटना संपन्न किस किस के माध्यम से हो रही है, तो अधिशोषक व अधिशोष्य के माध्यम से हो रही है। तो ये दोनों बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, जो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। क्लियर बात? तो ये चीज भी याद रखना है, विशोषण, तो अधिशोषण को हटाने की प्रक्रिया, वैसे अधिशोषण से ज्यादा बेटर रहेगा अधिशोष्य को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पे अपने लिख देते हैं अधिशोष्य को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, अधिशोष्य को हटाने की जो प्रक्रिया होती है अधिशोषक के सतह से, उसे अपने विशोषण बोलते हैं। तो अब ये सारी की सारी चीजें जो है आई थिंक समझ आ गई होगी आपको। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे बताना कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कैसे समझ आ रहा है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बहुत ज़्यादा फास्ट लगता हो या फिर कुछ भी मतलब सीधे निकल जाता हो, तो आप बताना, ताकि आगे से अपने नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अधिशोषण की ऊष्मागति की संभाव्यता। देखो, अधिशोषण की ऊष्मागति की संभाव्यता से क्या मतलब है कि मान लो आपके पास अधिशोषक है और उस अधिशोषक के सतह पर जो अधिशोष्य की मात्रा एकत्रित हो रही है, अगर वो 1 मोल है तो 1 मोल अधिशोष्य की मात्रा यदि अधिशोषक के सतह पर एकत्रित होगी, तो जो मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा होगी, ऊर्जा की मात्रा होगी, ऊष्मा की मात्रा होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मोलर अधिशोषण ऊष्मा। ठीक है, डेफिनेशन को देखें दोबारा। मैंने आपको क्या कहा, अधिशोषण प्रक्रम में 1 मोल अधिशोष्य के, अधिशोष्य के बारे में डिफरेंस बता चुकी हूँ। अधिशोष्य के
अधिशोषक पृष्ठ पर अधिशोषित होने पर मुक्त ऊष्मा की मात्रा मोलर अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है। देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहा मुक्त ऊष्मा की मात्रा, यही वर्ड यूज किया मैंने। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि जो अधिशोषण की प्रक्रिया होती है ना, उसमें हमेशा ऊर्जा भी मुक्त होती है। अगर अधिशोषक पृष्ठ के सतह पर अधिशोष्य आकर एकत्रित होंगे, कहाँ, उसके सतह पर, उसके पृष्ठ पर, उसके सरफेस पर, तो क्या होता है, अगर वो वहां पर आके एकत्रित होंगे तो वहां आपकी ऊर्जा मुक्त होगी। ऊर्जा मुक्त होगी तो आपको ध्यान में रखना है इसकी ऊष्मा गति की संभाव्यता क्या है, यानी ऊष्मा गति के नियम के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो ऊष्मा गति का नियम ये कहता है कि अधिशोषक की सतह पर यदि आप 1 मोल अधिशोष्य की मात्रा जो है अधिशोषित करवाते हो, यानी उसके सरफेस पर से निकलवाते हो, गुजारते हो, तो वो 1 मोल क्या होगा, यदि अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होगा तो अधिशोषित होने के बाद वो 1 मोल ऊर्जा के कारण, 1 मोल अधिशोष्य के कारण जो ऊर्जा मुक्त करेगी ना, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे मोलर अधिशोषण ऊष्मा बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पता लग गया होगा कि भाई अधिशोषक में जब अधिशोषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो हमारी ऊर्जा होती है वो हमेशा मुक्त होती है। और जब हम कोई भी अभिक्रिया करवाते हैं और अभिक्रिया के दौरान यदि ऊर्जा आपको उत्पाद के रूप में मिल रही है, यानी ऊर्जा अगर मुक्त होती है, तो वो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी यहाँ पर जो अधिशोषण की प्रक्रिया हो रही है वो क्या है, आपकी ऊष्माक्षेपी है। वो क्या है, आपकी ऊष्माक्षेपी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ऊष्माक्षेपी है। मैंने आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में कई बार बता रखा है, और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर हमारा जो डेल एच होता है उसका मान नेगेटिव होता है, ये भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो यानी जो अधिशोषण की प्रक्रिया होगी वहां डेल एच का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब देखो ऊष्मा गतिकी का नियम आपने पढ़ा होगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा का जो नियम है वो आपने पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा, मेरे से ही पढ़ा होगा, पिछली बार ये मैंने आपको बताया था कि जब हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे तब पढ़ा था, और उससे पहले आपने 11th में इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका, ऊष्मा गतिकी नियम का। ठीक है, जिसमें गिब्स मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला होता है डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, अब यहाँ पर 3 चीजें जो है ना वो आपको याद रखनी होती है। मैंने आपको बता रखा है कि डेल जी का मान जो होता है ना वो आपको 3 मिलते हैं, 3 प्रकार के मान आपको डेल जी के मिलते हैं। एक तो होता है धनात्मक, एक होता है डेल जी का मान आपका ऋणात्मक। ठीक है, तो 3 प्रकार के डेल जी के मान आपको मिलते हैं। जब डेल जी का मान धनात्मक होता है तो वो आपका अस्वत्य प्रक्रम होता है। वो आपका क्या होता है, अस्वत्य प्रक्रम होता है। जब डेल जी का मान 0 होता है तो उस टाइम जो हमारी अभिक्रिया होती है वो साम्य अवस्था में होती है, और जब डेल जी का मान आपका ऋणात्मक होता है तो वो हमारी स्वत्य प्रक्रम अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, स्वत्य प्रक्रम। ठीक है, यानी जब डेल जी का मान नेगेटिव होता है उस टाइम हमारी अभिक्रिया अपने आप संपन्न होती है। जब डेल जी का मान पॉजिटिव होता है तो हमें वो अभिक्रिया बाहर से करवानी पड़ती है, और जब डेल जी का मान 0 होता है तब वो आपके साम्य अवस्था में होती है। ठीक है, अब इसमें देखो आपको कितनी चीजें पता लगी कि डेल जी का मान इन तीनों में से अगर कोई आ जाए तो क्या उसकी डिपेंडेंसी क्या होगी, मतलब पॉजिटिव हो तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, नेगेटिव हो तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, 0 हो तो किस प्रकार की होगी। डेल एच का मान अधिशोषण के लिए हमेशा क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये हमेशा ऊर्जा मुक्त ही करेगी। तीसरी बात आती है यहाँ पर डेल एस। डेल एस जो होती है, डेल एस क्या चीज है, डेल एस है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है, अपने ये बोल सकते हैं बेतरतीबी, यानी जितने ज्यादा डेल एस का मान, देखो डेल एस का मान 2 प्रकार का आपको मिलता है, या तो पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव मिलता है। ठीक है, अब डेल एस का मान पॉजिटिव और नेगेटिव कब मिलता है, तो आपको ध्यान में रखना है सबसे ज्यादा डेल एस का मान आपको कब मिलेगा, जब आप गैस की बात करोगे। आपको पता है प्रकृति में 3 प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, या तो ठोस, द्रव या फिर गैस। ठीक है,
अब इन तीनों में से ना सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एंट्रोपी का मान किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है गैस में, क्योंकि गैस के अणु जो होते हैं वो सबसे ज्यादा अस्त व्यस्त होते हैं, यानी दूर दूर बिखरे होते हैं। मतलब जिसके अणु जितने ज्यादा दूर दूर होंगे एंट्रोपी का मान उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात ये है कि जो गैस है उनमें एंट्रोपी का मान सबसे ज्यादा होगा। उस वक्त हमारा जो डेल एस का मान होगा वो होगा पॉजिटिव। डेल एस का मान हमारा क्या होगा उस वक्त? पॉजिटिव होगा। किन कंडीशंस के लिए? गैस के लिए। ठीक है, तो डेल एस का मान नेगेटिव कब होगा? वैसे तो बेसिकली अपने बोलते हैं ठोस के लिए होता है, लेकिन द्रव के लिए भी इसका मान होता है। कहने का मतलब है कि नेगेटिव पॉजिटिव का डिसीजन आप कैसे करते हो, वो आप ये देख के करते हो कि अणु ज्यादा दूर दूर है या पास पास है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब हमें पता है कि जो अधिशोषण की प्रक्रिया की हम बात करते हैं, हमारा ठोस होता है, ठोस की सतह पर गैस के अणु जो कि दूर दूर स्थित होते हैं वो कहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं? आपके ठोस की सतह पर। तो एक चीज जो है वो ध्यान से समझना और मुझे बताना आप कि यहाँ पर डेल एस का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? देखो वायुमंडल में तो क्या था, गैस के अणु दूर दूर थे, यानी डेल एस का मान पॉजिटिव था। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि डेल एस का मतलब ये होता है कि बेतरतीबी एक टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आपका ठोस है ना, ठोस की सतह पर जो गैस है वो सारे के सारे एकत्रित हो रहे हैं। पहले दूर दूर फैले हुए थे, अब वो पास पास आ रहे हैं। पास पास आ रहे हैं तो वो एकत्रित हो रहे हैं। अगर एकत्रित हो रहे हैं तो इनकी बेतरतीबी क्या हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है तो इसका मतलब डेल एस का मान क्या होता है? नेगेटिव। अगर हम बात करें अधिशोषण की प्रक्रिया के बारे में, तो अधिशोषण की प्रक्रिया में डेल एस का मान क्या होता है? नेगेटिव। अब देखो तीन चीज आपको मिल चुकी है। ठीक है, ये तो आपकी जस्ट मान है, ये इससे हम बस पता लगाते हैं अभिक्रिया हमारी किस प्रकार की है। ठीक है, इसका मान हमें अभी पता चलेगा कि हमारा एग्जैक्ट क्या निकलेगा। मतलब आपको मैंने पहली बात बता दी कि अधिशोषण की प्रक्रिया है तो डेल एच का मान नेगेटिव होगा, और अगर अपने बात करें डेल एस का तो उसका मान भी क्या होगा? नेगेटिव। तो देखना यहाँ पर डेल एच का मान भी आपका क्या है? नेगेटिव है। डेल एस का मान भी आपका क्या है? नेगेटिव है। तो फॉर्मूले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेल जी बराबर क्या होगा? डेल एच आपका क्या हो जाएगा? माइनस डेल एच, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? टी माइनस डेल एस, यही होगा। अब ये जो आपका माइनस का डेल एस है, जैसे ही आप इसको खोल के लिखोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी आपका फॉर्मूला बन जाएगा टी डेल एस। अब एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। ठीक है, अब इसमें से डेल एच का मान जो होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, डेल एच का मान हमेशा क्या होगा? यहाँ पर टी डेल एच से ज्यादा होगा। अब टी डेल एच से डेल एच का मान ज्यादा होगा। अगर नेगेटिव वाली वैल्यू ज्यादा है तो आपका आंसर किस में आएगा? नेगेटिव में। यानी जो डेल जी की वैल्यू है ना वो आपको किस में मिलेगी? नेगेटिव में। तो अपने बोल सकते हैं जो हमारे अधिशोषण की प्रक्रिया होती है वो एक स्वतः प्रक्रम है। वो क्या है? एक स्वतः प्रक्रम है। समझ आ गई बात? ये टॉपिक हो गया क्लियर। ठीक है, एक एक चीज मैंने आपको बता दी है। ये सारा वैसे आपके 11th में किया हुआ है, लेकिन कई बच्चों का 11th कमजोर रहता है तो उनके लिए भी, उनके लिए स्पेशल ये सारी चीजें मैंने एक एक करके बताई है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर बात? तो ये चीज आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिक व रासायनिक अधिशोषण में अंतर। ठीक है, अधिशोषण तो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अधिशोषण, अवशोषण, विशोषण, शोषण, अधिशोष्य, अधिशोषक और ऊष्मागतिकी का नियम, ये सारे टॉपिक्स अब हमने कवर कर लिए हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में अंतर के बारे में। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है? देखो इसको सिंपली समझाऊं ना, तो भौतिक अधिशोषण तो वे अधिशोषण होते हैं जिसमें जो अधिशोष्य होते हैं वो अधिशोषक की सतह पर बिल्कुल कमजोर बंध के साथ जुड़े होते हैं, जैसे अपने बोलते हैं दुर्बल वान डेर वाल बल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने इसको एक सारणी से समझेंगे। एक तो अपने को क्या है, एक तो अपने को पढ़ना है भौतिक अधिशोषण, और एक हमें क्या पढ़ना है इसमें? रासायनिक अधिशोषण। अब बात आती है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है। ठीक है,
देखो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर की बात करें ना, तो सिंपली बात ये है कि जैसे मान लो आपके पास ठोस है और इस ठोस की सतह पर, ठीक है, जब इस ठोस की सतह पर जो आपके अणु आके एकत्रित होते हैं, ठीक है, अगर वो आपके दुर्बल वान डेर वाल बल से जुड़े हो, किस बल से जुड़े हो, आपके दुर्बल वान डेर वाल बल से जुड़े हो, तो इसे अपने क्या बोलते हैं, भौतिक अधिशोषण बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या आपको ध्यान में रखना है, तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जिसमें अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य दुर्बल वान डेर वाल बल से जुड़े हो, ठीक है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं भौतिक अधिशोषण। जैसे मान लो कि हमारे किसी भी, जैसे साइकिल है, गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी है, ठीक है, टेबल है या कुछ भी है, जब उसकी सतह पर मिट्टी आके एकत्रित हो जाती है, मिट्टी आके उसकी सतह पर जमा हो जाती है, तो उसे अपने बोलते हैं भौतिक अधिशोषण। अब देखो आपको पता है मिट्टी जो है उसको आप आसानी से साफ कर सकते हो, है ना, तो मिट्टी को जब आप आसानी से साफ कर सकते हो, देखो हो तो अधिशोषण की प्रक्रिया रही है ना, यानी वो आपके क्या है, उसके सरफेस पर एकत्रित हो रहा है, लेकिन उसको हम आसानी से हटा सकते हैं, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, भौतिक अधिशोषण। क्योंकि भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, जो आपके अधिशोष्य होते हैं वो अधिशोषक की सतह पर दुर्बल वान डेर वाल बल से जुड़े होते हैं। लेकिन अगर अपने रासायनिक अधिशोषण की बात करें, तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है कि जो हमारे अधिशोष्य होते हैं वो अधिशोषक की सतह पर रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉनों की साझा से बंध बनाते हैं, तो वो जो बंध बन जाता है ना वो काफी मजबूत होता है, उसको हम नहीं हटा सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जिसमें अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य रासायनिक बंध द्वारा जुड़े हो, इसमें हम लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन के साझा से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साझा से जुड़े हो, ठीक है, जुड़े हो, तो उसे अपने क्या बोलते हैं, रासायनिक अधिशोषण बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें अपने एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि मान लो ये आपके पास क्या है, आपके पास एल्यूमिनियम है, आपके पास क्या है, ये एल्यूमिनियम है। जब एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन क्रिया करती है, तो ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाती है, Al2O3। अब ये बन जाएगा। अब ये क्या है, एक निश्चित अनुपात में बनी हुई संरचना है जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से एक मजबूत रासायनिक बंध बना रहे हैं। तो अब हम इसमें से ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन को हम अलग कर दे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना वो इसकी सतह पर क्या हो चुका है, मजबूत बॉन्ड बना चुका है, जिसे अपने बोलते हैं प्रबल रासायनिक बंध, ठीक है। तो आपको पहले तो डिफरेंस ये ध्यान में रखना है कि ये दुर्बल वान डेर वाल बल से जुड़े होते हैं और ये आपके रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आपका भौतिक अधिशोषण होता है ना, ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, ये उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। देखो सीधी सी बात है कि अगर मिट्टी इकट्ठी होगी आप दोबारा साफ कर सकते हो, दोबारा मिट्टी जम जाएगी दोबारा साफ कर सकते हो, है ना। तो बार बार ये क्या कर सकता है, इसको अपने एक से दूसरे में और दूसरे से पहले वाले में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। लेकिन रासायनिक के अंदर आपको क्या ध्यान में रखना है, यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। यानी आपने जो Al2O3 एक बार बना लिया ना, तो ऐसा नहीं है कि आप एल्यूमिनियम को अलग कर लोगे और ऑक्सीजन को अलग कर लोगे, ठीक है। हम अपने नॉर्मल चीज़ों से नहीं कर सकते। हाँ वो चीज़ अलग है कि भाई औद्योगिक विधियों से, बड़े बड़े मशीनों से हम उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन वैसे हम इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ये विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते, विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते। अब देखो अगर अपने बात करें विशिष्ट
प्रकृति के बारे में, तो मिट्टी जो है ना, मैंने अभी आपको बताया कि वो कार पे भी जम सकती है, वो आपकी नॉर्मल जैसे मान लो टेबल है उस पर भी इकट्ठी हो सकती है, उस पर भी उसकी मतलब परत बन जाती है। कोई भी चीज़ जो पुरानी होने लग जाती है, यानी उसको अपने काफ़ी समय से अगर एक जगह रख देते हैं बिना साफ किए, तो मिट्टी की परत जमती जाती है। ठीक है, तो अपने ये बोल सकते हैं ये विशिष्ट प्रकृति की नहीं होती, मतलब अपने ये नहीं कह सकते कि ये कार पे ही इकट्ठी होगी, ये दूसरी चीज पे इकट्ठी नहीं होगी, तो वो तो होगी भी विशिष्ट प्रकृति कि भाई एक चीज के साथ ही करेगी, दूसरे के साथ ये अभिक्रिया नहीं करेगी, तो वो तो होगी विशिष्ट प्रकृति। लेकिन ये विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते, कहने का मतलब है मिट्टी जो है वो भेदभाव नहीं करेगा कि भाई मैं तो इसके ऊपर ही जाऊंगा, इसके ऊपर एकत्रित नहीं होऊंगा। समझ आई बात? तो ये विशिष्ट प्रकृति के नहीं होते, ये तो आपको समझ आ गया होगा, ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। ठीक है, यानी जो आप अभिक्रिया करवा रहे हो, अभिक्रिया में जो आपकी जैसे मान लो Al2O3 में अगर Al2 की बात करें तो ऑक्सीजन जो है 2 एल्यूमिनियम के साथ 3 ऑक्सीजन ही जुड़ेगा। जल के अणु की बात करें तो 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन ही जुड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं हर जगह 3-3 ऑक्सीजन जुड़ता जा रहा है, हर एक जगह अलग अलग प्रकृति इसकी, इनका जो अनुपात होता है निश्चित वो अलग अलग होता है, तो ये क्या होगी, विशिष्ट प्रकृति के हो गए। क्लियर बात? नेक्स्ट अगर अपने बात करें इसके बारे में, ये बहुआण्विक परतीय संरचना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बहुआण्विक परतीय संरचना बनाते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये एक आणविक संरचना बनाते हैं परतीय। ठीक है, ये एक आणविक परतीय संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो दो बातें यहाँ पर आपको क्या पता चल गई कि भाई ये तो आपके क्या बनाते हैं, एक आणविक, और जो आपका भौतिक है वो क्या बनाते हैं, बहुआण्विक। यानी इसके ऊपर मिट्टी की कई सारी लेयर जो होती है वो इकट्ठी होती जाती है, लेकिन इसके अंदर एक एल्यूमिनियम, 2 एल्यूमिनियम के साथ 3 ऑक्सीजन का जो है एक प्रकार का आपका लेयर बनेगा, इससे ज्यादा लेयर ये नहीं बनाएगा। समझ आ गई बात? तो इनमें कुछ डिफरेंस थे। हाँ, एक चीज और याद रखना है कि जो भौतिक अधिशोषण होता है ना, भौतिक अधिशोषण के अंदर जो ऊर्जा का मान होता है वो होता है आपका 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स। लेकिन इसमें जो ऊर्जा का मान होता है वो आपका कितना होता है, 80 से 240 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। ठीक है, ये ज्यादा स्थायी होंगे, ये कम स्थायी होंगे, ये भी आपको याद रखना है, ये कम स्थायी होते हैं, कम स्थायी होते हैं। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा टेम्परेचर वगैरह दे देते हैं ना तो क्या हो जाता है, इसके बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाते हैं, ये कम स्थायी होते हैं। और ये वाले क्या होंगे आपके, ये स्थायी प्रकृति के होते हैं, ये स्थायी प्रकृति के होते हैं। यानी अपने ये बोल सकते हैं कि थोड़े मोटे टेम्परेचर से इसको कुछ नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तभी इनके बीच की बॉन्डिंग टूटेगी, उससे पहले नहीं टूटेगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स जो अपने बोल सकते हैं डिफरेंस थे इनके बारे में, तो आपको पता लग गया। अच्छा, पीछे मैंने आपको समझाया था अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, तो उसकी भी एक छोटी सी सारणी पूछ ली जाती है, पर मैंने आपको जो जो डिफरेंस बताया उससे आप खुद एक सारणी बना सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा, और अब तक जितने पीछे टॉपिक करवाए हैं वो भी क्लियर हो गए होंगे। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आज के जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना। और जिन बच्चों को मेरे ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप पे पेड कोर्स का नहीं पता, उनको मैं बता दूं कि वो बच्चे अपने प्ले स्टोर में जाके ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर ले, और वहाँ पर आपको मेरे केमिस्ट्री का पूरा कोर्स मिल जाएगा, जहाँ आपको लेक्चर्स के साथ साथ आपको नोट्स PDF के रूप में मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेटर बना सकते हो। तो आप लोग पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।